स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही हैं, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल्स बताते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर दाम की खबरों के साथ देश भर की मंडियों का अपडेट भी बताते हैं। और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स का स्वागत करके। हमारे साथ आज 3 एक्सपर्ट्स कमोडिटी मार्केट पर अपनी एनालिसिस लेकर जुड़ने वाले हैं। तरुण सत्संगी, एसोसिएट डायरेक्टर, असिस्टेंट एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च आर मनी से हमारे साथ जुड़े हैं। मोतीलाल ओसवाल के मानव मोदी हमारे साथ जुड़ेंगे और टेक्निकल एनालिस्ट भूपेश शर्मा भी हमारे साथ, मानव भी हमारे साथ मौजूद हैं। जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। और जिस तरह से नॉन एग्री कमोडिटी में आज हलचल दिख रही है उस पर फोकस करेंगे और साथ साथ एग्री कमोडिटी का जायजा भी लेंगे। शुरुआत नॉन एग्री कमोडिटी से कर लेते हैं और उसमें भी एनर्जी पैक में जिस तरह की इम्पैक्ट बनती हुई दिख रही है। मानव, आपसे जानना चाहूँगी किस तरह से देख रहे हैं कच्चे तेल की चाल, बिकॉज क्लियरली हम देख रहे हैं क्रूड के लेवल्स 66-67 डॉलर के इर्द गिर्द। तेल की कीमतों में हम देख रहे हैं बिकवाली घरेलू बाजार में भी है। ब्रेंट क्रूड की चाल 5413 के स्तर पर इस वक्त 0.5% डाउन ट्रेंड्स। जी बिल्कुल। नमस्ते आपको और दर्शकों को, पैनलिस्ट को। बिल्कुल, अगर हम देखें कच्चे तेल में, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत अच्छे मोमेंटम में प्राइसेस हमें दिखे हैं पिछले कुछ हफ्तों में, क्योंकि रेंज ब्रेक डाउन हुई 5000 के लेवल के करीब हमने और नीचे अग्रसर होता हुआ देखा। अब फिर से एक बार हम ऊपर की तरफ की रैली देख रहे हैं, जहाँ पे जो पहले की रेंज थी 5500 के ऊपर की, वहां पे जाने की कोशिश है कच्चे तेल की। मेरे ख्याल से काफ़ी सारी चीज़ें हैं छोटे-छोटे पॉकेट्स में जो एक साथ प्राइसेस को ब्रीफली सपोर्ट कर रही हैं। अगर हम रशिया के सैंक्शंस की बात करें, जो अब तक एनर्जी कंपनियों के ऊपर सीमित नहीं थी, लेकिन अब जाके यूएस और सरप्राइजिंगली यूरोपियन यूनियन दोनों ने ही रशिया की कंपनियों पे, जो सबसे बड़ी है रशिया की, उन पे सैंक्शंस लगाए हैं। एलएनजी के ऊपर सैंक्शंस लगने की बात है। साथ ही साथ यूएस अपने एसपीआर रिजर्व्स फिल कर रहा है। चाइना की तरफ से डिमांड की बात है। तो काफी सारी छोटी छोटी चीजें जो ब्रीफली डिमांड पर से एक एक सपोर्ट दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम था। थोड़ी बहुत करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन अगर 5350 के आसपास मिलता है, 5370, तो वहां से फिर से एक बार बाइंग आनी चाहिए। जो रेंज है ऊपर में 5500, वो एक बार वापस से टेस्ट होना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए, कच्चे तेल की चाल पर ये एक टेक हमें मिलता हुआ। भूपेश जी, आपसे भी मैं एनर्जी पैक पर एक राय ज़रूर जानना चाहूँगी, बिकॉज ब्रेंट के साथ साथ नेचुरल गैस में भी 1% के डिक्लाइंस के साथ कामकाज हम देख रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी पैक और इनफैक्ट नॉन एग्री कमोडिटी में तो बुलियन मार्केट की भी अगर बात करें, मेटल्स के अलावा नॉन एग्री कमोडिटी में आज नरमी तो है ही। कैसे देख रहे हैं एनर्जी पैक, ब्रेंट एज वेल एज नेचुरल गैस की चाल को आप? जी गुड मॉर्निंग मैम। अगर बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस का ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव बना हुआ है। जो कुछ सैंक्शन और रशिया के कुछ ब्लॉक्स पर आ रही है, बात आ रही है, मुझे लगता है कि उसके कारण कहीं ना कहीं दोनों एनर्जी पैक्स में एक तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये तेजी अभी भी जारी रहनी चाहिए। बाजार में आज एक गैप डाउन जरूर देखने को मिला है, परंतु वहीं अगर लेवल्स की बात करी जाए तो 286 285 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है, तो इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसमें स्टॉप लॉस 281 का रहेगा। यहाँ पर 301 और 306 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर क्रूड की बात करी जाए तो क्रूड का जो ट्रेंड है वो क्लियरली अप बना हुआ है। मुझे लगता है कि 5390 से 70 के बीच में कहीं भी बाजार मिलता है तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 5330 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो ऊपर में 5470, 5530 के लक्ष्य यहाँ संभावित रहेंगे। एब्सोल्युटली। तरुण, नमस्कार। आपसे प्रेशियस मेटल्स पर आपका टेक मैं जानना चाहूंगी, और सोने चांदी की चाल की अगर बात करें, बोथ ऑफ इट ग्लोबल मार्केट एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट्स में जो रिकॉर्ड लेवल्स थे वहां से अब हम देख रहे हैं धीमी चाल पड़ी। एटलीस्ट वो जो रिकॉर्ड लेवल्स का सिलसिला वो थमा है। सोने चांदी के अहम ट्रिगर्स की अगर बात करें, अमेरिका चीन ट्रेड समझौते की उम्मीद से ये दबाव बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ट्रंप और जिनपिंग की संभावित मुलाकात से माहौल जो है और ज़्यादा कह सकते हैं कि
इम्पैक्ट आती हुई। ओवरऑल फेस्टिवल डिमांड भी थी, त्योहारी सीजन की वजह से हाजिर में एक प्रीमियम था जो कि खत्म होता हुआ दिखा है और उसी का एक असर हम देख रहे हैं। हाजिर डिमांड भी घटने का अनुमान है। फिलहाल अगर आप देखें सोने चांदी की चाल, विदेशी बाजार एज वेल एज घरेलू बाजार में बिकवाली का दबाव देख रही है। यहाँ से आगे क्या राय होगी? हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वेल, लास्ट फ्राइडे से लेकर अंटिल हमने देखा वेडनेसडे थर्सडे काफी ज्यादा वाइल्ड स्विंग देखा। फ्राइडे को मार्केट ने 4380 का रिकॉर्ड हाई बनाया, ट्वाइस देन प्राइसेस करेक्ट करे, मंडे को 4180 आया, देन अगेन हमने देखा ट्यूसडे प्राइस ने फिर से न्यू रिकॉर्ड हाई बनाया, वहां से 4000 तक उठे, 6% विच इज लाइक लार्जेस्ट करेक्शन इन द लास्ट 12 ईयर्स। बट स्टिल अभी देखिए लास्ट 2 डेज के अंदर स्टेबिलिटी आ चुकी है। फैक्टर्स यू हैव ऑलरेडी टोल्ड। साइमल्टेनियसली हमने देखा कि एमसीएक्स में और कॉमेक्स में मार्जिन अब ये, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा हमने प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखा। नॉनदलेस मुझे अभी भी ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म स्टोरी इज वेरी मच इंटैक्ट। अभी जो हुआ वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है। अभी गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं शॉर्ट टर्म की भी बात करता हूँ, 4000 के नीचे गोल्ड के प्राइस क्लोज होना जरूरी है कॉमेक्स स्पॉट के अंदर, एंड 1,40,000 के नीचे क्लोज होना जरूरी है एमसीएक्स नियर मंथ फ्यूचर के अंदर। अगर इनके नीचे क्लोजिंग होगा देन ओनली वी विल सी एक्सटेंशन ऑफ करेक्शन। अगर ऐसा होता है तो 3850 से 3800 डाउनसाइड कॉमेक्स में 1,15,000 और नियर बाई एमसीएक्स में देखने को मिल सकते हैं। रिसेंटली जिस तरीके से आपने देखा लास्ट कपल ऑफ डेज के अंदर डॉलर इंडेक्स 98 से अबव 99 गया, साइमल्टेनियसली यूएस के जो बॉन्ड यील्ड है वो अप्रैल से लोएस्ट लेवल पर फिसल गए 4% से नीचे। तो ये फैक्टर ने प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बनाया। बट हमको अभी नहीं भूलना चाहिए जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी है रशिया यूएस के बीच में। साइमल्टेनियसली rate cut story will remain intact. The US shutdown is already there for more than 23 days. So ultimately, profit booking is a healthy sign क्योंकि वन साइडेड मार्केट 2 महीने चल चुका था। बट मुझे ऐसा लगता है स्टोरी चेंज नहीं हुई है। अगर 4000 के नीचे प्राइस नहीं गए गोल्ड के तो वी विल हैव अ रिकवरी, एंड वो हो सकता है कि तो वंस अगेन 4250 4350 हायर साइड में देखने को मिले। एक चीज के नीचे अगर डोमेस्टिक बोर्सेस के अंदर गोल्ड के प्राइस नहीं गए तो वंस अगेन 1,48,000 जाने चाहिए। अभी तक हम वेट कर रहे थे करेक्शन आए तो बाय करें, अभी करेक्शन आ रहा है तो अभी ऐसा लगता है सबको कि कहीं रिवर्सल तो नहीं होगा, शॉर्ट साइड में जाना चाहिए कि नहीं। मैं अभी भी कहूंगा कि साइडवेज प्ले किया जा सकता है अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हो, क्योंकि मार्केट रेंज में काफी अच्छा प्ले कर रहा है कपल ऑफ डेज से। बट अगर आप इन्वेस्टर हो तो अभी आई थिंक डिप से बाय करना ही चाहिए। और मैं अभी गोल्ड में बियरिश नहीं हूँ जब तक कि 4000 के नीचे प्राइस क्लोज नहीं होंगे ऑन अ डेली बेसिस। नहीं, आपने सही कहा। जब रिकॉर्ड लेवल्स छू रहा था सोना चांदी तब लगातार ये सवाल था कि अब यहाँ से एंट्री अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी। अब आ गई है गिरावट। इस में आप सही कह रहे हैं, एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। कन्विक्शन अभी बरकरार है। सेफ हेवन के तौर पर, सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने चांदी की चमक हमने देखी ही है और ये ट्रेंड जारी रहने की पूरी संभावना है। हालांकि ट्रंप के नरम रुख से सोने की सेफ हेवन डिमांड घटी जरूर है। मानव, यहाँ से आगे इन पर्टिकुलर हमेशा से बात होती है, गोल्ड और सिल्वर में कंपैरिजन भी अब शुरू हो चुका था और इनफैक्ट सिल्वर आउट परफॉर्म भी कर रही थी एक समय। कैसे देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड, बिल्कुल ब्रीफ में बताइएगा। जी बिल्कुल। सोने चांदी में जैसे सबने फंडामेंटल्स की बात की, कोई स्टोरी में चेंज नहीं है। अगर आप सीज फायर देखें वो भी नहीं हो रहा है। ईटीएफ फ्लोज बिल्कुल गिरावट है क्योंकि वो प्रीमियम पैरिटी मैच हो रही थी, लेकिन फ्लोज अभी भी बरकरार है। सेंट्रल बैंक अभी भी बाय कर रही है। यूएस का शटडाउन है और रेट कट की एक्सपेक्टेशन जो नेक्स्ट वीक फेड की मीटिंग है उसमें अभी भी बरकरार है। तो एक खाली पेन ये हो सकता है कि क्योंकि हमें डेटा नहीं है अब तक पता कि जीडीपी क्या होगा, लेबर डेटा क्या होगा, तो गवर्नर पॉवेल शायद फिर से डेटा डिपेंडेंट अगर अप्रोच का टोन लेते हैं तो उसमें थोड़ी गिरावट शायद आ सकती है। हमने पोस्ट दिवाली एनालिसिस भी काफी बार चर्चा की है कि दिवाली के बाद का जो टाइम होता है, नवंबर का महीना, वो थोड़ा लैकलस्टर होता है। तो बिल्कुल लिक्विडिटी शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, जहां पे ऑलरेडी आप अगर 60 से 70% बढ़ चुके हैं तो उसके बाद थोड़ी बहुत अगर 10% 15% की गिरावट आती है, इट्स अ हेल्दी करेक्शन। मेरे ख्याल से थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए यहाँ पे। 1,16,000 1,18,000 एक अच्छा जोन होगा। अगर वहां पे स्टेबिलिटी आती है सोने में तो वहां पे एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। सिमिलरली चांदी में 1,40,000 42,000 का भाव है, वहां पे स्टेबिलिटी आती है तो अक्यूमुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड है, थोड़ा कॉशन रहे, थोड़ा दूर रहे, मार्केट स्टेबल होता है, फिर से वहां पे बाइंग कर सकते हैं।
चलिए प्रेशियस मेटल्स पर ये एक टेक, लेकिन अब बेस मेटल की चाल पर फोकस करते हैं। भूपेश, आपसे टेक जानना चाहेंगे। आज नॉन एग्री कमोडिटी में अगर आप देखें, एनर्जी पैक में कमजोरी छाई हुई है, गोल्ड सिल्वर के भी रिकॉर्ड लेवल्स थमे हैं, लेकिन बेस मेटल्स की चाल की चमक जो है वो अब भी कायम है। इनफैक्ट इस वक्त जिस तरह के सेंटिमेंट्स है, कॉपर, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, इन्हें ध्यान में रखते हुए कोई पर्टिकुलर मेटल जो आपके फोकस रेडार पर है? जी, अगर बेस मेटल्स की बात करी जाए तो बेस मेटल में कॉपर और जिंक मेरे रडार पर हैं। दोनों के दोनों बाजारों में करंट भाव में खरीदारी की सलाह दे सकता हूँ कि 295.40 का दाम जिंक नवंबर वायदा का चल रहा है और यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी और जिसका स्टॉप लॉस 293 के नीचे का रहेगा। अपसाइड की बात करें तो यहाँ पर 299 और 303 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर कॉपर की बात करी जाए तो कॉपर नवंबर वायदा भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रहा है चार्ट पर। अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी जिसका स्टॉप लॉस 992 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो 999 और 1003 1007 के संभावित रहेंगे। ठीक है, तो बेस मेटल्स की चाल पर भूपेश जी की तरफ से ये टेक हमें मिलता हुआ। तरुण, बेस मेटल्स में कोई पर्टिकुलर मेटल जिस पर आप फोकस बनाकर रख रहे हो? अगर हाँ तो इसके पीछे के रैशनल भी बताइएगा। Yeah, I think keep eye on copper. Copper has already performed more than 11% in last 1.5 months. See, supply disruption जो इंडोनेशिया, चिली से, पेरू से है, उसके चलते जो कॉपर मार्केट है नेक्स्ट ईयर डेफिसिट में रहेगा। इस साल का सरप्लस ऑलरेडी कम होगा और जो इंडोनेशियन माइन है ऑलरेडी उससे जो सप्लाई डिस्रप्शन है वो इतना ह्यूज है एंड साइमल्टेनियसली वो ऑपरेशन रिज्यूम नहीं हो सकता until Q4 of next year 2026 or Q1 of 2027. So ultimately tightness will continue in copper market that will actually push the prices higher. अभी क्योंकि ऑलरेडी काफी मूव दे गया तो प्राइसेस हाई पर बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं 980 975 के आसपास इवन इंडियन मार्केट में काफी अच्छा बेस बन रहा है। जब तक इस बेस के ऊपर है प्राइस, आई थिंक शॉर्ट टर्म में भी तेजी रहेगी एंड मुझे लगता है कि 1200 से लेकर 1250 के प्राइस अगर कोई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचता है तो देखने को मिलेंगे। सेकंड काउंटर इज जिंक। आज अगर 300 के ऊपर क्लोज दे देता है, क्योंकि काफी टाइम से 300 को टेस्ट किया है लेकिन वो सस्टेन नहीं किया है, और जिंक अगर 300 के ऊपर क्लोज दिया तो मे बी ये सेकंड कॉपर बन जाएगा बेस मेटल्स के अंदर और इसके अंदर भी हम देखेंगे 312 315 के प्राइस आते हुए। ओके, तो चलिए बेस मेटल्स की चाल पर मानव आपसे भी एक टेक लेना चाहेंगे। बेस मेटल्स में जिस तरह के सेंटिमेंट्स इस वक्त डेवलप हो रहे हैं, कोई पर्टिकुलर बेस मेटल जिस पर आप अपनी राय, अपनी एनालिसिस देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा भी व्यू आज के लिए कॉपर पे ही होगा क्योंकि कॉपर काफी अच्छा चल चुका था, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, लेकिन अन्य बेस मेटल से थोड़ी स्टेबिलिटी भी है वहां पे। तो 988 के आसपास बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। 984 का स्टॉप रहेगा, 995 का टारगेट होगा। एक फैक्टर खाली जिंक के ऊपर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि जिंक भी एक अच्छा है। लास्ट ईयर एक लीडर की तरह निकला था, इस बार भी अच्छी रैली आ चुकी है, लेकिन अगर आप एलएमई पे देखेंगे जिंक मार्केट अभी काफी ज्यादा रिकॉर्ड हाई बैकवर्डेशन में चल रहा है। $350 का बैकवर्डेशन था, अब वो $230-200 का बैकवर्डेशन रह गया। तो जितना ये बैकवर्डेशन जैसे चांदी में उभरा था, अब जिंक में वो दिख रहा है सप्लाई टाइटनेस की वजह से। तो थोड़ा बहुत वहां पे कॉशन हो जाना चाहिए कि मेरे ख्याल से अगर ये बैकवर्डेशन कम होता है, ईज ऑफ होता है, थोड़ा वहां पे प्राइसेस पे प्रेशर आएगा। एक बार वो सेटल हो जाता है वहां से अक्यूमुलेट करना शुरू करना चाहिए, लेकिन अभी के लिए बेट कॉपर पे होगा। कॉपर पर बेट हमारे एक्सपर्ट्स की कन्विक्शन बेस मेटल्स की चाल में इन पर्टिकुलर कॉपर पर बनती हुई टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ स्ट्रैटेजी हमारे एक्सपर्ट्स की लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। चलिए ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे एग्री मार्केट, एग्री कमोडिटी मार्केट पर फोकस करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी और हमारे साथ हमारे तीनों एक्सपर्ट मानव, तरुण और भूपेश मौजूद हैं। अब बात करते हैं एग्री कमोडिटी की। एग्री कमोडिटी में भूपेश जी आपसे राय लेकर शुरुआत करना चाहूँगी। जिस तरह का ट्रेंड हम देख रहे हैं, खासतौर से जीरा वायदा की अगर बात करें, एक सीमित दायरे में कामकाज नजर आ रहा है। बड़ी मंडियों में सप्लाई सीमित है, त्योहारी मांग से कीमत को सपोर्ट मिला है, लेकिन बेमौसम बारिश से स्टॉक को नुकसान भी होता हुआ दिखा है और मांग को लेकर कंसर्न्स तो अब भी है ही। कैसे देख रहे हैं जीरा वायदा, एक सीमित दायरे में कामकाज इस वक्त?
जी, मुझे लगता है जीरे की अगर फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो जीरे में पर्याप्त मात्रा में कैरी ओवर स्टॉक है और यहाँ पर अगर सोइंग की बात करी जाए तो अभी सोइंग की शुरुआत होगी। मुझे लगता है कि जीरे में एक बाजार जो दायरा बना हुआ है 20,500 से लेकर 19,000 के बीच में, ये अभी भी इंटैक्ट रहेगा और बाजार करंट भाव की बात करें तो करंट भाव में बिकवाली समझ नहीं आती। तो इसलिए यहाँ से एक पुल बैक समझ आता है। करंट भाव 19,500 पर जीरे में खरीदारी की सलाह रहेगी वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, जिसका स्टॉप लॉस 19,200 के नीचे का लगाएं। अपसाइड में 19,900 और 20,300 के लक्ष्य संभावित रहेंगे तक के लक्ष्य भी और उसके बाद 20,000 के पार के लक्ष्य भी नजर आते हैं जीरा वायदे में, ये मानना है भूपेश जी का। धनिया की अगर बात करें, धनिया के वायदे में भी जिस तरह का ट्रेंड है, क्या मुनाफा वसूली हावी हो रही है? तरुण जी कैसे देख रहे हैं इसे आप? वैसे देखा जाए तो एक सीमित दायरे में कामकाज वहां पर भी है, ऊपरी स्तरों से कीमतों पर असर भी देखने को मिला। कारोबारी प्रोसेसिंग यूनिट की स्टॉकिंग अब भी जारी है, ऊंचे दाम से कीमतों पर असर पड़ता हुआ आपके हिसाब से लगा है क्या? आई थिंक हमने देखा कोरिएंडर के अंदर 7,500 और नियर बाई ट्रेजेक्ट्री से रिपीटेटिवली बाइंग देखने को मिली है, इवन स्पॉट मार्केट के अंदर भी। अभी मे भी हो सकता है 200-300 रुपए पर क्विंटल का करेक्शन देखने को मिल जाए धनिया के अंदर, बट वी आर नॉट बियरिश ऑन धनिया। हमको ऐसा लगता है 7,500 इज द क्रिटिकल सपोर्ट लेवल, जिसके नीचे लास्ट 6 मंथ्स के अंदर प्राइसेस नहीं गए हैं। वंस अगेन इट विल ट्राई टू रिक्लेम 8,500 टू 9,000 ऑन हायर साइड। तो आई थिंक डिप्स पे बाय करना चाहिए, डिमांड इसका पिकअप करेगा एंड जो स्टॉकिंग डिमांड होगा दैट विल फ्यूल द प्राइसेस ऑन हायर साइड। ये राय इस वक्त धनिया वायदे में भी मिलती हुई। मसालों की चाल में जीरा धनिया की हम बात करें, टर्मरिक हल्दी पर भी आपका टेक भूपेश जी जानना चाहूंगी। क्वालिटी की चिंता अब भी बरकरार है, त्योहारी मांग में क्या सुस्ती दर्ज हुई थी? हल्दी दिसंबर वायदा की अगर बात करें 14,450 के लेवल्स हैं और मांग में जो इम्पैक्ट आ रहा है पिछले साल के मुकाबले, किस तरह के सेंटिमेंट्स आप देख रहे हैं? जो जहाँ से प्रोडक्शन एरिया है वहां से यील्ड की कमी की खबरें लगातार सुनने को मिल रही है। मुझे लगता है कि ये यील्ड की जो खबरें हैं ये आगे भी इंटैक्ट रहेंगी और इसका जो आपके जब आना शुरू होंगी तब वहां पर एक आपको में कमी देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि अगर टेक्निकल लेवल्स की बात करी जाए तो बाजार आने वाले समय के लिए एक दायरा 14,200 से लेकर अपसाइड में 15,400 15,700 तक के बीच में बाजार संभावित लगता है। करंट भाव की बात करें तो करंट भाव पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी 14,500 14,450 में, जिसका स्टॉप लॉस 14,100 के नीचे का लगाएं। अपसाइड में मुझे लगता है 14,900 15,200 ये लक्ष्य बहुत आसानी से आते हुए दिखते हैं। 115-200 तक के टारगेट्स भी फर्दर अपसाइड में नज़र आ सकते हैं। हल्दी की बात हम कर रहे हैं और मसालों की चाल की अगर बात करें, मांग में सुस्ती के चलते हम देख रहे हैं मसालों की चाल पे इम्पैक्ट। करीब 1/4 से आधे % की नरमी के साथ धनिया वायदा हम देख रहे हैं, हल्दी वायदा भी बिकवाली, और जबकि जीरा वायदा 19,500 रुपये के साथ सीमित दायरे में कामकाज। गिरावट भी नहीं करेंगे लेकिन रेंज में ज़रूर नज़र आ रहा है। बात जाते हैं ग्वार पैक पर, ग्वार सीड ग्वार गम में। तरुण जी आपसे एक टेक जानना चाहूँगी। ग्वार में ऊपरी स्तरों से हल्की से मुनाफा वसूली भी नजर आई। ग्वार गम वायदा 9,100 रुपए के नीचे, जबकि ग्वार सीड में 4,970 रुपए के नीचे के स्तर नजर आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं ग्वार पैक को? आई थिंक ऑलरेडी जो स्टॉकिंग बाइंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, दैट विल सपोर्ट द प्राइसेस। वही हमने देखा 4,700 से प्राइसेस में रैली आते हुए आई और प्राइस ने 5150 तक के हायर लेवल पे प्राइस दिखाए। हमें ऐसा लगता है कि अभी इन लेवल पे डिमांड स्ट्रांग रहेगी। फिजिकल मार्केट के अंदर अराइवल्स ऑलरेडी पिकअप कर जाएंगे फुल स्विंग में दो, तो वो एक लंबी रैली को तो रोकेंगे, बट साइमल्टेनियसली जिस तरीके से स्टॉकिंग डिमांड आएगी वो फर्दर डाउनसाइड आने नहीं देगा। मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर बाय करना चाहिए स्टॉकिस्ट डिमांड के चलते। आने वाले आई थिंक अगर मैं कपल ऑफ वीक्स की बात करता हूँ तो 5,500 तक प्राइस आ जाने चाहिए। चलिए, ये राय इस वक्त ग्वार पैक पर हमें मिलती हुई। भूपेश जी, कॉटन एंड कॉटन केक पर भी आपसे टेक जानना चाहेंगे। कपास खली में हम देख रहे हैं कुछ हद तक कमजोरी हावी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन कॉटन वॉश ऑयल 1,255 रुपए के आसपास है। कैसे देख रहे हैं कपास खली में कारोबार आप?
कि कपास खली की बात करी जाए तो मुझे लगता है कपास खली का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। 2900 से लेकर 2940 एक अच्छा सप्लाई जोन दिखता है चार्ट पर मुझे। यहाँ से अभी भी और गिरावट समझ आती है जो नीचे में 2833 और 2810 तक संभावित रहेगी। वहीं अगर आइस कॉटन की बात करी जाए तो आइस कॉटन में भी मुझे लगता है बाजार आने वाले समय में एक दायरे में रहना चाहिए, जो कि नियरली 61.50 नीचे का लेवल रहेगा। अपसाइड की बात करें तो 66.50 ऊपर साइड का लेवल रहेगा। तो बाजार अभी इंटरनेशनल एक दायरे में लगता है, और कॉटन खली की बात करें तो बाजार का ट्रेंड नेगेटिव लगता है। ये कपास खली में ट्रेंड नेगेटिव है, यहाँ से फर्दर डाउन साइड भी एंटिसिपेटेड है। भूपेश जी, तरुण जी, मानव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर नॉन एग्री एज वेल एज एग्री कमोडिटी पर अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ मुनाफे की मंडी को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला, मार्केट का एक्शन लगातार बरकरार है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।